हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी में। मैं हूं गौरव सिंह और आज मैं लेकर आया हूं चैप्टर नंबर 2, 12th क्लास की फिजिक्स चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है गॉस थ्योरम। चैप्टर का नाम है गॉस थ्योरम, ठीक है। और इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है ये आपको समझाना है, ठीक है। क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? देखो डेफिनेशन लिखी हुई है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passes through perpendicular to the imaginary surface in an electric field is called electric flux and it's represented by phi। देखिए क्या है, जरा ध्यान समझिएगा। जैसे सपोज कीजिए एक हमारा ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से शो किया है, ठीक है। एक तरीके से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है, ई वेक्टर, ओके। अब इसके अंदर ना मैंने एक सरफेस ले लिया है। कौन सा? इमेजिनरी सरफेस। ये हमारा सरफेस जो होता है, ये इमेजिनरी सरफेस हम मान लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं एक सरफेस है जो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कैसे रखी हुई है? परपेंडिकुलर रखी हुई है, यानी इस तरीके से रखी हुई है सरफेस। ये एक सरफेस है जो कि कैसी रखी हुई है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर रखी हुई है, ठीक है। तो इस सरफेस के अंदर से बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं? पास हो रही है इसके अंदर से। जैसे हमने एक इमेजिनरी सरफेस कंसीडर की हमने, ठीक है, तो इससे क्या हो रही है? बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होने लगी। और कैसी रख दी हमने? ये सरफेस परपेंडिकुलर रखी है, ठीक है। कैसे रखी हुई है? इस तरीके से रखी है। सपोज करो ये सरफेस है ये वाली, ठीक है, और इसको कैसे रख दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर रख दिया इस तरीके से, ठीक है। तो इसके अंदर से, यानी कि इसके अंदर से बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जब बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर एंटर करेंगी सरफेस में, तो परपेंडिकुलर इससे बाहर की ओर बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। तो ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? इस सरफेस के अंदर से पास आउट होने लगेंगी। तो टोटल इनके जो नंबर होगा, टोटल जो इनका नंबर होगा, यानी कि इनको सबको जो टोटल आएगा काउंट करके, बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक साथ ग्रुप में जो निकल रही होंगी, बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उनके टोटल नंबर को कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दोबारा सुन लीजिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passes through perpendicular to the imaginary surface। इस इमेजिनरी सरफेस के परपेंडिकुलर जितनी पास हो रही होती हैं, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और जिसको हम फाई से प्रेजेंट करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, ये जो सरफेस है, इस सरफेस का जो एरिया है वो कितना है? सपोज करो ए है एरिया, टोटल सरफेस का एरिया कितना है? ए है। और इसके अंदर मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया है, एरिया एलिमेंट, यानी कि इसको बोलते हैं एरियल एलिमेंट। हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, स्मॉल एलिमेंट ले लिया हमने, और इसका जो एरिया है वो कितना मान लिया मैंने? डी ए। ध्यान रखना, टोटल सरफेस का एरिया ए, और इस एलिमेंट, ये छोटा सा जो हमारा एलिमेंट है, स्मॉल एलिमेंट, इसका एरिया माना है मैंने डी ए, ठीक है। और ध्यान रखना, इस एलिमेंट पर जब भी आप एरियल वेक्टर ड्रॉ करोगे, इस पर क्या करेंगे हम? एक एरियल वेक्टर ड्रॉ करते हैं, तो वो क्या होता है? हमेशा नॉर्मल, जिधर नॉर्मल होता है ना, नॉर्मल की डायरेक्शन में आता है। तो ध्यान रखना, एरियल वेक्टर सरफेस पर हमेशा कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है। जैसे कि सपोज कीजिए ये है आपका सरफेस, ये है सरफेस। इस सरफेस पर जब भी आप वेक्टर ड्रॉ करेंगे ना, इस एरिया का वेक्टर ड्रॉ करेंगे, एरियल वेक्टर, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी ऐसे आएगा। कैसे आएगा? इस तरीके से। ये सरफेस है, इस पर परपेंडिकुलर ऐसे आएगा। तो ये है आपका एरियल वेक्टर, ठीक है, ये रहा, ठीक है। ये आपका सरफेस है, इस पर एरियल वेक्टर कैसे आएगा? हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर इस तरीके से आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो ध्यान से देखेंगे, तो इस पर जो परपेंडिकुलर जो ड्रॉ होगा, डी ए वेक्टर, जो इसका स्मॉल एलिमेंट का जो एरियल वेक्टर है डी ए वेक्टर, वो किधर आएगा? इधर आएगा, ठीक है। जो कि क्या होगा? इस तरीके से इस पर नॉर्मल होगा। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर होगा। तो हमेशा परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल की डायरेक्शन में होता है एरियल वेक्टर, ओके। और ई वेक्टर भी किधर है? इधर है, ठीक है। दोनों कैसे हैं? सेम डायरेक्शन में आ गए। तो इस कंडीशन में हमेशा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो फाइंड होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through a small element dA, ठीक है। उसको मान लिया मैंने डी फाई,
क्या मान लिया उसको मैंने डी फाई। देखो ध्यान से देखेंगे, ये जो हमारा स्मॉल एलिमेंट है डी ए, इससे पास होने वाला टोटल फ्लक्स जो होगा उसको मैंने डी फाई सपोज किया है। क्या मान लिया इसको मैंने डी फाई मान लिया। सपोज करो वो फ्लक्स कितना हमारा डी फाई है। ठीक है, कैसे निकालेंगे इसका एक फॉर्मूला होता है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारा ई वेक्टर, इसमें डॉट कर दीजिए, डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए किसकी, इसके एरियल वेक्टर की, किसकी, इसके एरियल वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा स्मॉल एलिमेंट से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड हो जाता है। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला होता है किसी स्मॉल एलिमेंट डी ए से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, जो कि क्या होगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। डी ए वेक्टर क्या है, इसका एरियल वेक्टर है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब जरा ध्यान से देखेंगे, सपोज कीजिए ये जो हमारा सरफेस है, ये जो सरफेस है ये कैसे रखी है, परपेंडिकुलर रखी है। अब सपोज करो ये क्या रखी हुई है, एंगल बनाते हुए रखी है, थीटा एंगल बनाते हुए रखी है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाते हुए रखी है। पहले क्या रखी थी, परपेंडिकुलर। अब सपोज करो ये थीटा एंगल बनाते हुए रखी है। आप लिखेंगे इफ एंगल बिटवीन किसके, ई और डी ए वेक्टर, ई वेक्टर एंड डी ए वेक्टर इज थीटा, देन यदि इनके बीच में सपोज कीजिए इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है, यानी सरफेस कैसे रखा है, थीटा एंगल बनाते हुए रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड ई के साथ। ठीक है, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड होगा आपका, डी फाई बराबर कैसे होगा, ई वेक्टर ई डी ए कॉस थीटा, इतना होगा। ध्यान से देखेंगे, अगर सपोज करो थीटा एंगल बन रहा है तो उस कंडीशन में फ्लक्स कितना आता है, ई डी ए कॉस थीटा। अब आप कहोगे सर ये कॉस कहाँ से आ गए, कॉस कैसे आ गए। इसके लिए आप एक चीज़ याद रखें, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला। आपने डॉट प्रोडक्ट पढ़ी होगी 11th क्लास में, दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते थे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसका फॉर्मूला होता था हमारा ए बी कॉस थीटा। क्या होता था, ए बी कॉस थीटा। तो ये वही तो है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। जब इसमें से वेक्टर हटाएंगे तो ए बी कॉस थीटा आता है। तो ये वही तो चीज़ है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जगह ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर मानो तो क्या आएगा, ए बी कॉस थीटा, है ना। ए बी है तो ए बी कॉस थीटा, यहाँ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर है तो ई डी ए कॉस थीटा आएगा। तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है अकॉर्डिंग टू दिस। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, ये तो निकाला मैंने इसके स्मॉल एलिमेंट डी ए वेक्टर से पास होने वाला फ्लक्स। अब मुझे निकालना है इस टोटल सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स। ठीक है, टोटल सरफेस से कितना पास होगा जरा ध्यान से देखेंगे। इसको मैं रफ कर सकता हूँ, हम लिखेंगे टोटल फ्लक्स या नेट फ्लक्स, टोटल फ्लक्स passes through the surface। ठीक है, उसको मान लेता हूं मैं फाई। क्या मान लेता हूं, टोटल फ्लक्स को फाई। और ये कैसे निकलेगा हमारा, जो स्मॉल एलिमेंट से पास होने वाला जो फ्लक्स है, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, टोटल फ्लक्स आ जाएगा। ध्यान से देखेंगे जरा ध्यान से, ये जो हमने निकाला है ना ई डी ए कॉस थीटा फ्लक्स जो फाइंड किया हमने, केवल इस स्मॉल एलिमेंट से पास किया है। इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो फाइंड किया हमने, इतना हो गया। हमें निकालना है इस टोटल सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा, टोटल फ्लक्स, नेट फ्लक्स निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो स्मॉल एलिमेंट से जो पास होने वाला फ्लक्स है उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, टोटल फ्लक्स आ जाएगा, जिसको मैं फाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। टोटल फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप जरा ध्यान से देखेंगे, डी फाई की वैल्यू क्या है, डी फाई की वैल्यू हम लिख सकते हैं, पहले तो इसको लिख दीजिए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, यही होता है। अब जब हम इसके वेक्टर को हटा देंगे, वेक्टरों को हटा देंगे, यानी इसको ऐसे लिखा जा सकता है ई डी ए कॉस थीटा, फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखेंगे, इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ। अब देखिए, इसमें से ना हम ई और कॉस थीटा, ई कांस्टेंट है, कॉस थीटा भी कांस्टेंट है, बाहर कर दो, ये बच गया आपका डी ए। ठीक, फाई है, ये क्या है, फाई। तो फाई बराबर ध्यान से देखेंगे ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा
अब इंटीग्रेशन डी ए क्या है, इंटीग्रेशन डी ए को मैं ए लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, जरा ध्यान से देखेंगे। इंटीग्रेशन डी ए जो होता है ना हमारा, वो हमारा ए होता है। क्यों होता है, देखिए ध्यान से देखिए, ए डी ए है क्या, डी ए है हमारा स्मॉल एलिमेंट, ठीक है, स्मॉल एलिमेंट का एरिया डी ए, और इंटीग्रेशन कर दिया मतलब पूरे सरफेस का एरिया, जो कि क्या मान रखा मैंने, कैपिटल ए। तो कैपिटल ए जो है ये पूरे सरफेस का एरिया है, ध्यान से समझ लें। डी ए मतलब स्मॉल एलिमेंट का एरिया, जैसे ही मैंने इंटीग्रेशन कर दिया मतलब पूरे सरफेस का एरिया, जो कि मैंने ए मान रखा है। इसीलिए स्मॉल एलिमेंट के एरिया में जब आप इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरी सरफेस का एरिया कैलकुलेट होगा भी, और पूरी सरफेस का एरिया क्या मान रखा है, ए। इसीलिए मैं इंटीग्रेशन डी ए को ए लिख सकता हूँ। क्या है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ गिवन सरफेस, ठीक है, जो भी आपकी सरफेस दी हुई है उसका टोटल सरफेस एरिया होगा ये, ठीक है। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ई ए कॉस थीटा लिख सकता हूँ या नहीं, ठीक है। तो ये टोटल फ्लक्स आ गया। ध्यान से देखेंगे, स्मॉल एलिमेंट डी ए से होकर, स्मॉल एलिमेंट डी ए से पास होने वाला फ्लक्स निकलेगा डी फाई, यानी कि ई डी ए कॉस थीटा से, और हमें टोटल सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स चाहिए, फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं टोटल को फाई से, जो कि हमारा ई ए कॉस थीटा होगा, यानी डी जो है ये आपके खत्म हो जाएंगे, टोटल के लिए ई ए कॉस थीटा होगा, फाई इक्वल टू। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। मैंने स्मॉल एलिमेंट से और टोटल सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स आपको बता दिया है कितना होगा, ठीक है। ठीक है, अब जरा हम लेते हैं इसमें कुछ स्पेशल कंडीशंस लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं हम, कुछ स्पेशल कंडीशंस की बात कर लेते हैं इसके अंदर। ध्यान से देखेंगे अब हम स्पेशल कंडीशंस, यानी कि स्पेशल कंडीशंस क्या होंगी। फर्स्ट, इफ सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन भी लिख दो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। दैट इज थीटा इजकल टू 0। क्या आएगा, थीटा इजकल टू 0। अब आप जरा ध्यान से देखें, मैंने क्या लिखा है, सरफेस जो रखा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ परपेंडिकुलर रखा है, तो थीटा 0 है। ये थोड़ा उल्टा नहीं हो गया। अब तक हमने क्या पढ़ा था कि जब भी कोई चीज़ परपेंडिकुलर रखी होती है तो वहाँ पर एंगल 90 लेते हैं, ठीक है, और जब पैरेलल रखी होती है तो वहाँ पर हम 0 लेते हैं। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया, परपेंडिकुलर के साथ थीटा 0। ये कैसे आया, इसका लॉजिक मैं जस्ट आपको अभी बताने वाला हूँ। पहले ना इसको रख के देख लेते हैं ना, तो कितना होगा, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई कैसे निकलेगा, फाई कितना होगा, ई डी ए कॉस 0 कितना होता है, परपेंडिकुलर के साथ 0 एंगल होता है ना, तो थीटा इक्वल कितना होगा, cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1, तो फाई बराबर ई और डी फाई, ठीक है, डी फाई स्मॉल एलिमेंट डी फाई कितना होगा, ई डी ए और cos 0 हमारा 1, यानी ई डी ए आ जाएगा, ठीक है। और यदि मैं इसको पूरे सरफेस के लिए करता, टोटल सरफेस के लिए करता, तो डी हटा देता, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा लगाता मैं, है ना, तो वहाँ कितना आ जाता, फाई इक्वल टू ई ए आ जाता। तो आप ध्यान से देख लेंगे, आप ये देखेंगे आप पूरी सरफेस के लिए निकाल रहे हैं या स्मॉल एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं, तरीका सेम ही रहेगा करने का, बस ये रहेगा कि वैल्यू कम ज़्यादा आएगी, मैग्नीट्यूड में कम ज़्यादा होगा, बाकी तरीका सेम रहेगा। तो फाई इक्वल टू ई ए हो जाएगा, ठीक है। और ये जो वैल्यू आ गई क्या आ गई हमारी, मैक्सिमम आ गई। क्यों आ गई, क्योंकि हमारा जो फ्लक्स होता है ना, टोटल फ्लक्स कितना होता है, ई ए कॉस थीटा होता है। मैंने जस्ट अभी आपको बताया था, टोटल सरफेस के लिए फाइंड किया था, ई ए कॉस थीटा। अब इन दोनों की ना कंपेयरिंग कीजिए, ई ए कॉस थीटा और इसमें है ई ए, यानी इस फॉर्मूले में
जैसे ही मैंने थीटा 0 लगाया इस फॉर्मूले के अंदर, ठीक है, तो हमारा यहाँ से कॉस थीटा टर्म जो है वो खत्म हो गया, यानी कि ई ए रह गया, कॉस थीटा वाला टर्म खत्म, यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म खत्म। और मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी फॉर्मूले के अंदर, जनरल फॉर्मूले के अंदर थीटा की कुछ ऐसी वैल्यू लगा देते हैं जिससे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म खत्म हो जाए, तो जो बची हुई वैल्यू जो होती है, रिमेनिंग पार्ट जो होता है, वो मैक्सिमम वैल्यू को शो करता है। तो ये मैक्सिमम है। अब ये मैक्सिमम क्यों है जरा ध्यान से देखेंगे, ठीक है, इसको भी प्रूफ करेंगे कि मैक्सिमम है तो है क्यों, थीटा कॉस थीटा खत्म तो ये वैल्यू मैक्सिमम क्यों हो गई, इसको फील करते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे। सपोज कीजिए ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यानी कि ई वेक्टर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। अब इसके अंदर मैंने क्या ले लिया, एक सरफेस लिया है, और सरफेस कैसे लिए, सरफेस रखी है मैंने परपेंडिकुलर, जरा ध्यान से देखेंगे, ये है वो सरफेस, और कैसे रख दी मैंने इसके परपेंडिकुलर, ऐसे, ये रखिए परपेंडिकुलर, रखिए ना रखिए परपेंडिकुलर, यानी ये ऐसे है और ये हमारा ऐसे है। तो आप देख रहे हैं इनके बीच में एंगल कितना है, सरफेस के और इसके बीच में एंगल बन गया 90 बन गया। ये देखो ये परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, सरफेस ऐसे है, तो कैसे रखिए, परपेंडिकुलर रखिए ना रखिए। तो ये सरफेस कैसे रखी है हमारी, ऐसे रखी हुई है। तो इसमें से देखो बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देखो इधर से इधर से इधर से इधर से, यानी पूरी सरफेस से बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास आउट हो रही है, यानी इधर से ऐसे करके बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास हो रही हैं, और इधर से एंटर हो रही हैं और इधर से निकल रही हैं, बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से निकल रही हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, सरफेस कैसे होगी, परपेंडिकुलर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। अब जरा ध्यान से देखेंगे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जो आपको शो हो रही है ना, ये तो है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके अंदर इसका जो एरियल वेक्टर होगा, मैंने बताया था एरियल वेक्टर हमेशा क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो जरा ध्यान से देखें, इस पर सरफेस के परपेंडिकुलर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, यानी कि डी ए वेक्टर ड्रॉ करूंगा, तो किधर आएगा, वो इधर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो गया, ठीक है। ध्यान से देखना, ई वेक्टर इधर है आपका, और इसी तरीके से इस सरफेस के लिए, जो कि सरफेस कैसे रखी है, ऑलरेडी परपेंडिकुलर रखी हुई है, तो इसके परपेंडिकुलर फिर से जब हम एरियल वेक्टर डी ए खींचेंगे तो कैसा आ जाएगा, ई वेक्टर के पैरेलल हो गया। तो ये ई वेक्टर हो गया और ये डी ए वेक्टर हो गया। ये जो मार्कर है आपका डी ए वेक्टर है, एरियल वेक्टर, और ई वेक्टर जो है आपका वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो एरियल वेक्टर कैसा आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर आ गया। तो जो परपेंडिकुलर आ गया इसीलिए तो थीटा 0 है, क्योंकि ये जो एंगल थीटा होता है ना, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, ठीक है, एरिया का जो वेक्टर होता है एरियल वेक्टर, ठीक है, ध्यान से देख लेंगे, यानी सरफेस वेक्टर भी बोल सकते हैं, एरियल वेक्टर बोलो या सरफेस वेक्टर बोलो, एक ही चीज़ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और सरफेस वेक्टर या एरियल वेक्टर दोनों के बीच का एंगल होता है, जो कि कितना हो गया यहाँ पर 0। तो ध्यान रखना, सरफेस है परपेंडिकुलर, तो हमारा एंगल 0 क्यों, ई वेक्टर, और ये हो गया मार्कर इसका डी ए वेक्टर। तो ई ए वेक्टर यानी ई वेक्टर और डी ए वेक्टर दोनों कैसे आ गए हमारे, एक दूसरे के पैरेलल आ गए, ठीक है, कैसे आ गए हमारे, पैरेलल आ गए, इसलिए क्या आ गया यहाँ पर थीटा 0। तो इसलिए हमारा थीटा 0 होता है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखें, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब भी तो पास होंगी, जब ये सरफेस कैसे रखी हो, पैरेलल रखी, परपेंडिकुलर रखी हो, है ना। अगर इसको ऐसे रख देंगे तो बहुत कम, यानी बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऊपर से और नीचे से निकल जाएंगी, सरफेस के अंदर से आर पार ही नहीं हो रही, बहुत सारी बच गई है, कुछ ऊपर से निकल गई, कुछ नीचे से, सरफेस के अंदर से बहुत कम जा रही है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने बताया था, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिस थ्रू सरफेस। तो सरफेस से तो पास हो ही ना रही है, बहुत सारी नहीं हो रही है, बहुत कम से कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। इसलिए मैंने डेफिनेशन जो बोली थी ना, उसमें लिखा था परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस के परपेंडिकुलर क्यों ही कहा था मैंने, परपेंडिकुलर इसलिए ही कहा था क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तभी होती हैं जब सरफेस कैसा रखी हो, परपेंडिकुलर रखी हो, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो परपेंडिकुलर रखा होता है तो थीटा 0, और जैसे 0 रख दिया तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सबसे ज़्यादा पास होंगी, इसलिए फ्लक्स सबसे ज़्यादा होगा। समझ में आया, सबसे ज़्यादा क्यों होगा, मैक्सिमम क्यों होगा, मैक्सिमम मतलब समझ में आया, क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसी कंडीशन में पास होंगी, ठीक है। अब जरा हम लेते हैं इसकी सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन लेते हैं, सेकंड कंडीशन है इसकी स्पेशल कंडीशन सेकंड, इफ सरफेस इज परपेंडिकुलर की जगह लिख देते हैं हम पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज थीटा इक्वल टू 90। अब आप फिर से देखेंगे, फिर से उल्टा होगा। पैरेलल के लिए हमेशा थीटा 0 मानते थे हम, 11th में पढ़ते आते थे पैरेलल 0,
एंगल 0, लेकिन यहाँ क्या होगा, पैरेलल के लिए थीटा 90 हो गया, उल्टा हो गया ना कुछ। अब इसको भी समझाएंगे। तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा हमारा यहाँ से, ई डी ए कॉस थीटा कितना हमारा 90, और कॉस 90 कितना होता है हमारा 0, तो फाई बराबर कितना हो जाएगा, ई ए इंटू हमारा 0, यानी फाई बराबर कितना हो जाएगा हमारा 0। 0 का मतलब क्या है, मिनिमम, मिनिमम मतलब बहुत कम, ठीक है। सबसे कम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास होगा जब सरफेस कैसे रखी हो, सरफेस कैसे रखी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ पैरेलल रखी हो, कैसे रखी हो, पैरेलल रखी हो, ठीक है। अब जरा इसको भी समझे कैसे रखी है। अभी वैसे मैंने आपको समझा दिया है, जैसे कि ये है आपकी सरफेस, पहले ऐसे रखी थी परपेंडिकुलर, अब रख दो इसको पैरेलल, ये रख दी पैरेलल, ठीक है। यानी कि इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, फील्ड की डायरेक्शन होगी, और यही ऐसे ही हमने क्या रख दिया, सरफेस को रख दिया, पैरेलल होगी सरफेस। तो देख रहे हैं आप, बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऊपर से निकल गई, बहुत सारी नीचे से निकल जाएंगी। इसके अंदर से देखो, इसके अंदर से बहुत कम फील्ड लाइंस पास होंगी। तो जब फील्ड लाइंस कम से कम पास होंगी तो फ्लक्स कितना आएगा, मिनिमम ही तो आएगा, ठीक है। बहुत कम मिनिमम आएगा, नहीं बहुत मिनिमम आएगा फ्लक्स, ठीक है। यह हो सकता है अगर एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं हो रही है सरफेस के अंदर से, तो फ्लक्स क्या आएगा, टोटल 0 आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिस थ्रू सरफेस परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ध्यान रखना परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जब हमने पैरेलल रख दिया तो बहुत कम, या हो सकता है एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं हो रही, तो उस कंडीशन फ्लक्स क्या हो गया, 0, क्योंकि फ्लक्स होता ही क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और वही हमारी कम से कम पास हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। इसको हम कैसे शो कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे। जैसे सपोज करो ये है हमारा सरफेस है, ये रही, ये है हमारी सरफेस, ठीक है, ये सरफेस है, और कैसी रखी हुई है, ये रख दी हमने, इस तरीके से रख दी, पैरेलल रख दी, पैरेलल, ठीक है। तो इस पर हम एरियल वेक्टर ड्रॉ करेंगे, हम डी ए वेक्टर, वो किधर जाएगा, ऊपर, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका है इधर, तो एंगल क्या बन गया ना, बन गया 90। तो ध्यान रखना, पैरेलल रखी होती, जब सरफेस पैरेलल रखी होती है तो वहाँ एंगल थीटा 90 होता है। क्यों होता है, जैसे आप देख सकते हैं, ई वेक्टर इधर और डी ए वेक्टर इधर। अब जरा इसको वैसे भी समझ सकते हैं, ये रखा आपका, ये है आपकी सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, सरफेस भी आपने ऐसे रख दी, पैरेलल रख दी, तो ई वेक्टर आपका इधर है, ई वेक्टर किधर है आपका इधर, और इस पर जो हम सरफेस वेक्टर जो ड्रॉ करेंगे, एरियल वेक्टर, वो कहाँ जाएगा, ऊपर। तो देख रहे हैं आप, ये रहा डी ए वेक्टर ऊपर और ई वेक्टर इधर, तो ई वेक्टर डी ए वेक्टर, तो इनके बीच में कितना आ गया एंगल 90, इसलिए लिखा है 90, यानी पैरेलल सरफेस जब 90, सरफेस जब पैरेलल रखी होती है तो थीटा हमेशा 90 होता है। किस किस के बीच का एंगल है, ई और ए के बीच का एंगल है, इसीलिए यहाँ पर पैरेलल होने पर थीटा 90 होता है, और जैसे ही 90 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, फ्लक्स 0 या मिनिमम, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आपको मैंने हर चीज़ समझाने की कोशिश की है, आई थिंक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, ठीक है, और एक एक चीज़ को समझते हुए चलिए, ठीक है। तो यही हमारा आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इससे अगला टॉपिक लेता हूँ, लेकिन लूँगा मैं अगली वीडियो में ही, ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।